अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें जो बायो का चैप्टर है, बायो का सिलेबस है, वो हमें जो है रिवाइज़ करवा दें। ठीक है, तो ये वीडियो इसी बारे में होगी। मैं कोशिश करूँगी सारे चैप्टर जो हैं वो 1 बाय 1 रिवाइज़ करवा दूँ आप लोगों को। ठीक है, मेन पॉइंट्स आपको बता दूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन उससे पहले आपने सब्सक्राइब करना है लाजमी। ठीक है, और शेयर भी करना है और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग और लॉजी मीन्स लाइफ। ठीक है, इसका मतलब है कि हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। ठीक है, मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास मेन ब्रांचेज आ जाती हैं बायोलॉजी की, जो कि 3 हैं। ठीक है, एक है जोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को, दूसरा है हमारे पास स्टडी ऑफ प्लांट्स जिसको हम बॉटनी कहते हैं, और तीसरा है हमारे पास स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जिसमें हम बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को स्टडी करते हैं। ओके, और उसके बाद हमारे पास सब ब्रांचेज आती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास फर्स्ट पे आता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, जो एक्सटर्नल उसकी अपीयरेंस है, वो स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करते हैं कि कैसे उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, और कैसे उसके सारे जो हैं वो ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं। वो हम फंक्शन जो है वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में स्ट्रक्चर इंटरनल ऑर्गन्स का, फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम सेल्स का जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा कि जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स हैं, इन दोनों का अलग अलग जो है सेल का स्ट्रक्चर है और फंक्शंस भी इसी तरह से। ठीक है, तो डिफरेंट सेल्स मिलके हमारे पास टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो हमारे पास स्टडी ऑफ जीन्स है। स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स क्या होते हैं? जीन्स जो है वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता है, और इसी के अंदर एक इंडिविजुअल की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसका हाइट, उसका स्किन कलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एग से जो है वो जब अपने सारे स्टेजेस से गुजरते हुए वो एग से इंडिविजुअल तक बनने में कैसे कैसे उसके स्टेजेस आते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं फ्रॉम एग टू फॉर्मेशन ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सब ब्रांच पैलेंटोलॉजी। इसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स आर डेड बॉडीज़। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारे पास टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी कहते हैं नेमिंग को। ठीक है, तो इसमें हम क्लासिफिकेशन और नेमिंग जो होती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, जिस तरह प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स जो हैं। ठीक है, इनको हमने डिफरेंट क्लासेस में जो है अलग अलग रखा हुआ है, इनकी हम नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि एक इन्वायरमेंट का, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और एक इन्वायरमेंट जो है वो कैसे एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा होता है, तो इसको ये हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट आता है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो इंटरेक्शन होता है या जो सोशल बिहेवियर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का या एनिमल्स का या इंसेक्ट्स का। ठीक है, जिस तरह के वो कैसे सोसाइटीज़ बनाते हैं। लाइक आप एक चूंटी की एग्जांपल ले लें। ठीक है, चूंटी कैसे रहती है, वो कैसे लाइन बना के चल रही होती है। ठीक है, वो उसकी एक सोसाइटी होती है, उसको हम सोशियो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी नाम से ही जाहिर है, पैरासाइट्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कि जितने भी हमारे पास जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो इसी ब्रांच में आते हैं। आगे है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है वो भी आपको पता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम इसे हम इसमें स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम के कौन से सेल्स होते हैं, उनका कैसे फंक्शन होता है, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है वो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में जो है हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी, फार्मेसी से याद रखिएगा, इसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ब्रांच है बायो की, जिसमें हम स्टडी करते हैं या जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है उसको ऐसे यूज़ करते हैं कि वो जो ह्यूमन जो है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ठीक है, जिस तरह हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं ड्रग्स बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है,
और जो हमारे पास इंसुलिन बनती है, ठीक है, इंसुलिन जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से ही बनती है, ठीक है। ये हमारे पास आ गए सब ब्रांचेस के बाद हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है जो है बायोलॉजी रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस। जैसे हमारे पास आता है बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोफिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, लाइक जो मूवमेंट्स, जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, आपको पता है मोशन और मूवमेंट्स, ये तो सब फिज़िक्स में आता है, ठीक है। तो अगर हम मोशन और मूवमेंट्स अपने बॉडी पार्ट्स के, जिस तरह हमारे आर्म्स, ठीक है, हार्ट की मूवमेंट, ये सब अगर हम स्टडी करें, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी क्या कर रहे हैं, मूवमेंट्स, मोशन। तो ये आएगा हमारे पास बायोफिज़िक्स, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिकल कंपोजिशंस, कौन से केमिकल्स हैं। तो अगर हम ये स्टडी करें कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं, और कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में की कंपोजिशन क्या है, उनके सेल्स कैसे बने हुए हैं, वो उनका फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक, सही। उसके बाद हमारे पास आता है बायोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से एनिमल जो हैं वो अर्थ की कहाँ कहाँ पे उनकी प्लेसमेंट है, कैसे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसको स्टडी करना जो है बायोजियोग्राफी का कहलाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ठीक है, उसको भी आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले है हमारे पास बायो एलिमेंट्स, ठीक है। बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ये हमारे पास टोटल 16 है, ठीक है। 16 में से हमारे पास 6 ऐसे हैं जो कि 99% ऑफ जो बॉडी मास है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो बाकी 10 है वो 1% जो है पाए जाते हैं, ठीक है। 6 कौन से हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस हैं। और जो बाकी 10 हैं वो हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, जिंक है, ठीक है, आयोडीन है। ये हमारे पास 1% पाए जाते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जितने भी ये बायो एलिमेंट्स हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जिस तरह अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन जो है हमारे पास किस किस चीज़ से बना होता है, कार्बन से, नाइट्रोजन से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो जो होते हैं वो बड़े वाले, ठीक है, जो जिनका साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल साइज़ वाले, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही, कि किस तरह जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ठीक है। उसमें ऐसे है कि सबसे पहले हमारे पास आता है उसका एटॉमिक लेवल, ठीक है, कि एटम कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हैं एटम्स, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जिस तरह से प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास डीएनए, आरएनए होता है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है सॉरी। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। सेल्स लाइक हमारे पास जो है कार्डियक सेल्स कर लें, ठीक है, कार्डियक सेल्स हमारे पास जो होते हैं, और कार्डियक सेल्स हमारे पास कार्डियक टिश्यूज़ बनाते हैं। और कार्डियक टिश्यू जो है हमारे पास क्या बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो कार्डियक टिश्यू से हमारे पास हार्ट बना, ठीक है, मतलब डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं वो मिलके हार्ट बना दिया उन्होंने। और ये जो ऑर्गन है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह हमारे पास पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन गया हमारे पास। और ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑर्गन लेवल पे हमारे पास एक जो है, जिस तरह हमने कहा हार्ट बन गया, ठीक है। फिर हम, और उसके बाद हमारे पास पूरा डिफरेंट ऑर्गन से हमारे पास जो है ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक था हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में यही चीज़ें हैं, डेफिनेशन है। और ये लास्ट पे जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये थोड़े अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बाकी जो
साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है और जो कैरियर्स थे, ठीक है, वो आपने गो थ्रू कर लेने, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है, या आप हम बायो को हम फिशरीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप एक दो एग्जांपल्स देख लीजिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, जो भी साइंटिस्ट होता है, इसमें सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जो भी साइंटिस्ट होता है वो बहुत क्यूरियस होता है, वो जो है न्यू न्यू चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर भी करता है, डिस्कवर भी करता है, ठीक है। इस साइंटिस्ट की इन्होंने जो है खसूसियात बता दी हैं, ठीक है। और साइंटिफिक मेथड क्या होता है, जिसमें जो है हम कोई भी साइंटिफिक जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें हम साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक अप्रोच क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, मतलब उसको देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सा है, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में सेकंड है कि ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमने ये पता लगाना है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सेकंड हम ये देखेंगे कि उसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन जो है ना वो हम 5 सेंसेस से लेते हैं, ठीक है। हम टच, स्मेल, टेस्ट, ठीक है, देख के, ठीक है, उसको देख के लेते हैं कि क्या क्या जो, अगर समझो कि आप देखें कि अगर कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, तो हम उसके बारे में ऐसे देखते हैं कि पेशेंट जो है वो कितना अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको देख के भी बता सकते हैं। हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कितने पेशेंट अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। और ऑब्जर्वेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक हमारे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशन जो होती है वो, एक होती है हमारे पास क्वालिटेटिव, ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी चेक करते हैं कि अगर हम कोई डिज़ीज़ लें कि जो है जो मलेरिया है, मलेरिया की एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि इस बुक में भी पूरा मलेरिया को ही एज एन एग्जांपल यूज़ किया गया है। मलेरिया से अगर हमारे पास जो हैं पर्सन जो है वो अफेक्ट हो रहा है मलेरिया से, तो वो कितना अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, वो कितना उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं कि कितने पेशेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक पॉपुलेशन में कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बिल्डिंग अप हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस कर ली हैं, हमने जो है ऑब्जर्वेशन को उर्दू में मुशाहिदा कहते हैं, ठीक है। मुशाहिदे का मतलब होता है देखना, जांच पड़ताल करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सादा अल्फाज में अगर देखा जाए, ठीक है। तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि इतने पेशेंट जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं और इतनी उनकी जो है रेट है, ठीक है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, ठीक है। अगर एक डिज़ीज़ जो है वो सोसाइटी में आ गई है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं अपना कि मे बी ये वजह हो सकती है, इस वजह से जो है ये डिज़ीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये जो हम अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं, अभी हम लोगों ने हमें जो है पक्का नहीं पता कि क्या इसका रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन हमने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी है, एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दे दी है कि ये रीज़न्स हो सकती हैं, इस वजह से जो है ये डिज़ीज़ हो सकती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये इसको हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, ये हमारे पास लॉजिकल कंसिक्वेंसेस होते हैं हाइपोथेसिस के। जैसे कि हम डिडक्शन इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि हम जो है हमेशा जो हाइपोथेसिस होता है उसको ट्रू ले लेते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस ड्रॉ किया है वो ट्रू है अगर ऐसे ऐसे हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो है मलेरिया की एग्जांपल दूंगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि मतलब एक प्रॉब्लम है, उसकी ये वजूहात हो सकती हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्रूव करेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे हम अपना प्रूफ लेकर आते हैं कि ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी इससे जो है ये रिजल्ट्स आने चाहिए ताकि हम इसको प्रूव कर सकें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो होता है वो प्रूव करने के लिए होता है। उसके बाद आते हैं रिजल्ट्स। जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ठीक है, आपने सब कुछ देख लिया है, तो उसके बाद आपने रिजल्ट्स भी तो बताने हैं ना कि ये जो थी मेरी ये प्रॉब्लम था, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये मैंने हाइपोथेसिस दिया था कि मे बी इसकी वजह से जो है ये डिज़ीज़ होती है या ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट रन किया, एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, तो ये तो वही वाले रिजल्ट्स आए जिसके बारे में मैंने कहा था। और जो हाइपोथेसिस होता है ना, ठीक है,
हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो हमने हाइपोथेसिस ड्रॉ किया था वो फॉल्स भी हो सकता है। यहाँ तक ठीक हो गया है। चलें, अब जो है इस बुक में जो है सारा मलेरिया की एग्जांपल दी हुई है। हम भी मलेरिया को एज एन एग्जांपल जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। मलेरिया, अब जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ मलेरिया को, ठीक है। अब जो है जब मलेरिया स्टार्ट में आया था तो किसी को कॉज नहीं पता थी इसकी, ठीक है, कि मलेरिया जो है वो डिजीज़ हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमें कॉज नहीं पता कि ये जो डिज़ीज़ है ये किस वजह से हो रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मलेरिया के कॉज हमें नहीं पता, ठीक है। एक डिज़ीज़ आ गई है, लोग उससे मर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कॉज नहीं पता, तो हमने कॉज पता लगाना है, ठीक है। अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्जर्वेशंस में हम क्या देखेंगे कि मलेरिया होता कैसे है। तो साइंटिस्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो मलेरिया है वो कहाँ पर होता है, मार्शी एरियाज़ में होता है, ठीक है। मार्शी एरिया जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ के एरियाज़ में जो है ज़्यादातर मलेरिया होता है। तो क्या जो है मार्शी पानी की वजह से जो है ये गंदे पानी की वजह से जो है मलेरिया हो रहा है, ठीक है। इसको देखने के लिए उन्होंने लोगों को गंदा पानी पिला दिया, ठीक है, मार्शी पानी जो है वो पिला दिया। तो देखा गया कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मार्शी पानी की वजह से भी नहीं हो रहा, मार्शी इलाके में हो रहा है मलेरिया, लेकिन मार्शी पानी की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। तो किस वजह से हो रहा है? फिर उन्होंने देखा कि जो जितने भी मलेरिया पेशेंट थे, ठीक है, जितने भी लोग बीमार हुए थे, उन सब के ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम था, ठीक है। अब हमारी ऑब्जर्वेशन चल रही है, ठीक है। पहले देखा उन्होंने कि जी मार्शी एरिया में हो रहा है, ठीक है, मार्शी एरिया में मलेरिया हो रहा है। दूसरा देखा कि मार्शी वाटर की वजह से तो नहीं हो रहा मलेरिया, ठीक है। फिर तीसरा उन्होंने देखा कि मार्शी एरिया में हो रहा है, मार्शी वाटर की वजह से नहीं हो रहा, मगर जितने भी लोगों को मलेरिया है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, तो अब उन्होंने ऑब्जर्वेशंस तो ले लिए, ठीक है। अब हाइपोथेसिस ड्रॉ करना है, ठीक है। हाइपोथेसिस उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया कि प्लाज्मोडियम जो है, क्योंकि सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, तो प्लाज्मोडियम की वजह से ही जो है मलेरिया हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया जी प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। हाइपोथेसिस भी ड्रॉ हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मेन कॉज है। अब डिडक्शन होगी, ठीक है। डिडक्शन कैसे होगी? उन्होंने कहा कि अगर प्लाज्मोडियम जो है मेन कॉज है मलेरिया का, ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम ही मेन कॉज है मलेरिया का, तो जितने भी पेशेंट होंगे उन सब के ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट रन करना है, ठीक है। ये डिडक्शन हो गई। जो हमारे पास डिडक्शन होती है ना, उसमें इफ़ और देन वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं कि अगर जो है प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, तो तमाम पेशेंट के ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट रन करेंगे। एक्सपेरिमेंट में कैसे रन किया इन्होंने कि 100 पेशेंट ले लिए, ठीक है, 100 पेशेंट ले लिए मलेरिया के, ठीक है, और 100 ले लिए नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल लोग। अब नॉर्मल क्यों लिया? नॉर्मल जो होते हैं वो कंट्रोल के तौर पे, आपकी बुक में वर्ड यूज़ हुआ है कंट्रोल, ठीक है। नॉर्मल को ना एज एन कंट्रोल यूज़ किया है। कंट्रोल क्यों यूज़ किया है? कंपेयर करने के लिए, ठीक है। इसको और इसको कंट्रोल, नॉर्मल को और मलेरियल पेशेंट को कंपेयर करने के लिए नॉर्मल जो है इंसानों को लिया गया, ठीक है, जिनको बीमारी नहीं थी। अच्छा, तो जो हमारे पास जब ब्लड टेस्ट किया गया तो जो हमारे पास मलेरियल जो बीमार लोग थे जिनको डिजीज़ थी, उन सब के ब्लड में जो था प्लाज्मोडियम निकल आया, ठीक है। 100 के 100 पेशेंट जो थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम निकल आया। अच्छा, जो नॉर्मल थे, जो नॉर्मल लोग थे, उनकी ब्लड में 7 लोगों के ब्लड में जो है वो प्लाज्मोडियम निकल आया, ठीक है, ब्लड टेस्ट जब हुए। और जो बाकी 93 लोग थे उनमें प्लाज्मोडियम नहीं था, ठीक है। तो ये क्या वजह है? मतलब हमने कहा था कि जो मलेरियल पेशेंट होंगे उनके ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम होगा, और जो नॉर्मल होंगे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होगा। तो ये जो 7 लोग थे इसमें क्यों प्लाज्मोडियम निकल आया? सोचें ज़रा। अच्छा, इसका आंसर ये है, ठीक है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम था वो उनकी ब्लड में अभी एंटर हुआ था, ठीक है। वो ब्लड टेस्ट में तो निकल आया है, मगर अभी तक उसने डिज़ीज़ कॉज नहीं की। अभी वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है कि अभी वो जो है एंटर हुआ है बॉडी में, ठीक है। अभी वो अपनी ग्रोथ करेगा वहाँ पे बॉडी में, ठीक है। तो उसके बाद कुछ इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 डेज़ होता है, 3 डेज़ होता है, उसके बाद जो है वो डिज़ीज़ कॉज करता है। तो अभी ये न्यू आए थे बॉडी में, ठीक है। इसलिए अभी ब्लड टेस्ट में तो निकल आए हैं, लेकिन जो है डिज़ीज़ अभी तक इन्होंने कॉज नहीं की, ठीक है।
तो इस तरह से इन्होंने पता लगा कि वाकई जो मलेरिया जो प्लाज्मोडियम है वही जो है मेन कॉज है, और 7 लोगों के को इसलिए अभी तक डिज़ीज़ नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि ये अभी इंक्यूबेशन पीरियड में थे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट्स भी आ गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने स्प्रेड ऑफ मलेरिया पे दिया हुआ है, ठीक है, कि मलेरिया जो है वो स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है, ठीक है, आसान सी है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में ना यही 6 पॉइंट्स हैं कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं, और फिर हम जो है डिडक्शन करते हैं, और फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, ठीक है, प्रूव करने के लिए, और आखिर में हम रिजल्ट्स दे देते हैं, ठीक है। यही सारे जो हैं ये 6 पॉइंट जो हैं वो बार बार रिपीट किए गए हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो, ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा। और अच्छा, जब कोई भी हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस होता है मैंने आपको बताया, वो ट्रू भी हो सकता है और वो फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने एक हाइपोथेसिस ये जनरेट कर लिया है कि मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि जो है प्लाज्मोडियम जो था वो पेशेंट के ब्लड में था, तो इसका मतलब है प्लाज्मोडियम मेन कॉज है, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक जो है अपना हाइपोथेसिस दे दिया। अब हो सकता था कि एक्सपेरिमेंट रन करने के बाद मेरे सारे पेशेंट के जो है ब्लड में प्लाज्मोडियम ना होता, ठीक है, मेरा हाइपोथेसिस फॉल्स भी हो सकता था, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो जाए, ठीक है, जब कोई भी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो जाता है, तो उसके बाद वो थेरी बन जाती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एक थेरी ऑफ एवोल्यूशन है, ठीक है, कि जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से मिल कर बने हैं, ठीक है। पहले इंसान जो थे वो बंदर थे, ये सारी जो एवोल्यूशनरी थेरी है, ठीक है। तो इसमें ये एक थेरी है हमारे पास, ठीक है। और जब थेरी प्रूव हो जाती है, ठीक है, जब थेरी प्रूव हो जाती है, वो एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो वो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में यही सारी डिस्कशन हुई हुई है, ठीक है। मलेरिया को एज एन एग्जांपल लिया गया है और ये 6 जो हैं वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, ठीक। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज़ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। इसको हम बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहते हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बताई गई है। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो हमारे पास जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है और उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखेंगे। वो कैसे कि देखें, जिस तरह जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जाहिर सी बात है वो ज़मीन में जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो बाकी कीड़े मकोड़े होते हैं वो डेड बॉडीज़ को क्या करते हैं, डिके करते हैं, उनको जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो जो डेड बॉडीज से जितना भी मिनरल्स या मटेरियल होता है या एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, ज़मीन में वापस चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। देन एयर क्वालिटी के लिए हमारे पास प्लांट्स है। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल करते हैं। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की जो वो है क्वांटिटी जो है वो मेंटेन रहती है इन्वायरमेंट में, ठीक है। अगला है हमारे पास कि जो वाटर क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। अभी हम इंपॉर्टेंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। वाटर क्वालिटी कैसे मेंटेन रहती है? देखें, जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, लेक होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है, ओशन जो भी वाटर बॉडी होती है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि जितना भी वहाँ पे वेस्ट वाटर आता है, ठीक है, या फिर जो बाकी मिनरल्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उनको जो है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इस तरह जो वाटर की क्वालिटी है वो मेनटेन रहती है। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल कैसे? मतलब कि जो हमारे पास पेस्ट होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब बर्ड्स होते हैं, बर्ड जो हैं वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो पेस्ट होते हैं ये कंट्रोल्ड रहते हैं, ठीक है, ये बढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्रॉप प्रोडक्शन, पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन में किस तरह हेल्प आउट करते हैं? आपको पता है कि जो प्लांट होता है, जो उसके ऊपर फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन से ही जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसी से सीड बनता है ना, ठीक है। तो जो हमारे पास बीज होती हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनकी जो पास होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिक कर जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वहाँ से पॉलिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है।
अगला है कि हमारे पास जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, वो हम मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। प्लांट्स तो आपको पता है, जड़ी बूटियां जो हैं वो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारे पास स्नेक वीनम होता है, जो सांप का जहर होता है, ठीक है, उसको भी हम यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में भी। बाकी भी काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं उनका जो है यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में, ठीक है, और फूड के लिए भी। तो इस तरह से जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी है एनिमल्स की, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कितनी इंपॉर्टेंस है वो हमने देख ली। अगला है कि एम क्या है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। वाई वी क्लासीफाई एनिमल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। सबसे पहले ये है कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, हम उनकी जो है डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि वो किस तरह से हैं, आपस में सिमिलर हैं, किस तरह से आपस में डिफरेंस रखते हैं, ठीक है। फिर उसी लिहाज से हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में जो है वो रख देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम ग्रुप्स में रखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को और उसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। मतलब ये नेम्स रखने को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। जो भी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं उस साइंस को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। टेक्सोनॉमी भी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि हम लोगों ने कैसे क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था कि जब नई नई साइंस आई थी तो साइंटिस्ट ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो जो इंट्रोड्यूस करवाया। टू किंगडम में क्या कहा कि एक तो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, दूसरे हमारे पास एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल क्लासिफिकेशन, कोई हमारे पास जो है मतलब सिंपल सिंपल उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी कि दो तरह के एनिमल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स। फिर जब थोड़ी सी तरक्की हुई, ठीक है, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, फिर हमने कहा कि नहीं जी, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन होती है। थ्री किंगडम क्यों कहा कि एक तो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, एक हमारे पास एनिमल्स होते हैं और उसके अलावा हमारे पास प्रोटिस्टा भी होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा जो हैं वो उन्होंने क्यों जो है इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो हमारे पास मल्टी सेलुलर है, ठीक है। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन जो प्रोटिस्टा है, ठीक है, वो हमारे पास होते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। इस तरह इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक प्रोटिस्टा भी आ गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। फिर कुछ ईयर्स बाद जो है थोड़ी सी और तरक्की होगी, थोड़ी सी और पढ़ाई होगी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कहा इन्होंने कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हैं फाइव ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। इसको हमने कहा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या आता है। अच्छा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में एक हमारे पास आता है मोनेरा, ठीक है। मोनेरा में क्या है कि इसमें हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास मोनेरा में आते हैं, ठीक है। अब मोनेरा को मतलब इसको क्यों अलग किया गया बाकी ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि एक तो ये हमारे पास जो है वो प्रोकैरियोट है, ठीक है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं, सिर्फ ये जो एक है ना कि यूकैरियोट है, ठीक है, सॉरी प्रोकैरियोट है, ठीक है। अब प्रोकैरियोट क्या होता है, प्रोकैरियोट हम जो होता है आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोट जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती, ठीक है। और उसके अलावा जो उनका जो सेल होता है, ठीक है, सेल जो होता है उसमें सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। आप ये नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो प्रोकैरियोट होता है उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया, इस वजह से हम लोगों ने कहा चलें मोनेरा को अलग कर देते हैं और मोनेरा अलग हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा को क्यों अलग किया, क्योंकि ये इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। और ये इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको भी अलग कर दिया, सही हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास मोनेरा होते हैं, ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें। और जो प्रोटिस्टा है ये हमारे पास यूकैरियोट्स हैं, इसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। और ये जो हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें होती है।
उसके बाद हमारे पास आते हैं फंजाई, ठीक है। फंजाई जो हैं ये यूकेरियोट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो भी हमारे पास काइटिन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स क्या है हमारे पास, अब देखें एनिमल जो हैं हमारे पास यूकेरियोट्स हैं, ये हमारे पास मल्टीसेलुलर होते हैं, ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स में भी यही जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब फ़र्क क्या है इन दोनों में, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल होती है। और जो एनिमल्स होते हैं जो उनका सेल होता है, जो एनिमल का सेल होता है उसकी सेल वॉल नहीं होती। जो प्लांट सेल होता है उसकी सेल वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो मोटाइल होते हैं, मींस दे कैन मूव, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया कि कैसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है आप लोगों ने एक एक एग्जाम्पल याद कर लेनी है तमाम क्लासेस की, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, हमने क्यों एनिमल्स को जो है 5 ग्रुप्स में जो है वो क्लासीफाई क्यों किया, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन जो है फिर अटैम्प्ट करना होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट क्या टॉपिक है जी, वायरसेस का टॉपिक है। वायरसेस क्या हैं, अब आप खुद देखें कि हम लोगों ने जो है 5 ग्रुप्स में एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया है, तो हम लोगों ने वायरसेस को इसमें क्यों नहीं डाला, क्यों हम लोगों ने इसमें किसी भी ग्रुप में, किसी भी इस 5 में से किसी भी ग्रुप में हमने वायरसेस को क्यों नहीं डाला। वो इसलिए क्योंकि जो वायरसेस हैं, ठीक है, वायरसेस का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो ना तो हम उसको, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी हैं कि ना तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है, ना ही वो नॉन लिविंग में आता है, ठीक है। तो हम लोग जो है बड़े कंफ्यूज हैं किसको किस में डाला जाए। ना ही ये लिविंग में आता है, ना ही ये नॉन लिविंग में आता है, ठीक है। इसलिए अभी तक इसको किसी में भी इस लिस्ट में नहीं रखा गया, इन ग्रुप्स में नहीं रखा गया, ठीक है। और दूसरा ये वायरसेस का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो पूरा सेल नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो वायरसेस का स्ट्रक्चर है वो पूरा सेल की तरह नहीं है, क्योंकि जो बाकी हमारे पास ये जो ग्रुप्स हैं ना, इनका पूरा सेल पाया जाता है। इस मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ऑर्गेनेलिज होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो वायरसेस का स्ट्रक्चर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इसको किसी भी ग्रुप में नहीं डाला। एक तो ये बात है कि ये तो इसमें हम अभी यही कंफ्यूज हैं कि या कभी ये लिविंग बिहेवियर शो करता है, कभी ये नॉन लिविंग, ठीक है। हम मतलब इसको हम लिविंग कह सकते हैं, ना ही हम इसको नॉन लिविंग कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो वायरसेस हैं वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो अगर उसने अपनी रिप्रोडक्शन करनी होती है, अपनी कॉपीज़ बढ़ानी होती हैं, तो भी वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी खुद नहीं कर सकता, ठीक है, वो भी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वायरसेस की स्टडी को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं हम, ठीक है। और ये तो हमने पढ़ लिया कि वायरसेस जो हैं वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते, होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनका एसेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो मतलब एसेलुलर का मीन्स कंप्लीट सेल नहीं है इनके पास, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होती है, नेमिंग करना, ठीक है। मतलब कि अब साइंटिफिक नेमिंग्स होती है ना, उसको कहते हैं जो हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स है। पाकिस्तान में ही देख लें आप, कितनी ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, ठीक है। हर इलाके की डिफरेंट ज़ुबान है, हर सिटी को छोड़ के अगली सिटी में डिफरेंट ज़ुबान बोली जा रही होती है, ठीक है। तो हर ज़ुबान में, हर लैंग्वेज में हर चीज़ का नेम जो है ना वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब बैंगन को ही देख लें, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट इसका नेम रखा जाता होगा, ठीक है। तो अब साइंटिफिक कम्युनिटी में क्या होता है कि ये लोग जो हैं हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम रख देते हैं, ताकि पूरी दुनिया में, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका एक ही नेम जो है वो जाना जाए, ठीक है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। मतलब साइंटिफिकली हम साइंटिफिक नेम रख देते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके। अच्छा, उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, ठीक है। कंजर्व, अब आप खुद देखें कि पहले ज़माने में वी डोंट नो डायनासोर्स होते थे मगर अब नहीं हैं, ठीक है, ख़त्म हो चुके हैं। तो इसी तरह डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो अभी भी ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे कंजर्व किया जाए, ठीक है, इसके लिए कुछ जो हैं बताए हुए हैं, ठीक है।
अब जो है कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड है, कुछ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर्ड मीन्स अभी भी मतलब कि उनको डेंजर है कि वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आप देख लीजिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है कि एक्सटेंट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में क्या फ़र्क है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा बीच में एक और क्वेश्चन था कि ये ऑटोट्रॉफ्स, हीटोट्रॉफ्स और सेप्रोट्रॉफ्स, इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, फूड खुद तैयार करते हैं, जैसे प्लांट्स, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसके बाद हेटरोट्रॉफ्स वो जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि डेड बॉडीज़ को जो है वो डीके करते हैं, वहाँ से अपनी फूड ले रहे होते हैं, ठीक है। और कंजर्वेशन में हमारे पास जो है वो जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो कैसे जो हैं ख़त्म हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है वो कैसे जो है अफेक्ट हो रही है ह्यूमंस की वजह से। हंटिंग करते हैं, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें कितना हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, गंदा पानी जाता है, ठीक है, वहाँ से जो हमारी मेरीन लाइफ है वो जो है ख़त्म हो रही है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनको वो फॉरेस्ट में ही रह रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्लांट्स वगैरह की कटिंग करेंगे तो क्या होगा कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है बस यही चैप्टर था आपका, और इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूँ। इंशाल्लाह जल्द ही मैं जो 4 चैप्टर, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर है वो अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।